हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11। द चैप्टर नेम इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स या फिर रोटेशनल मोशन भी कहते हैं इस चैप्टर को। एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। क्लियर है? तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स की बहुत सारी बातें जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जिस टॉपिक की बारी है वो आपके सामने लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। अच्छा, इक्विलिब्रियम भी आपका दो टाइप का है यहाँ पर, ठीक है। एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अच्छा लास्ट चैप्टर में जब हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन, वहां भी हमने इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन किया था। इक्विलिब्रियम स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम्स के टाइप्स थे। तो अब यहाँ पर क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे कंबाइंड क्वेश्चंस बनेंगे। वो आपको किस तरह सॉल्व करने हैं ये आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, कोई भी बॉडी जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब कही जाती है जब उस पर नेट फोर्स कितना हो, जीरो हो। अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में वो होगी। स्टेबल अनस्टेबल का आज हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ इक्विलिब्रियम के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो अगर बॉडी पर लगने वाले नेट फोर्स जो है वो जीरो है तो बॉडी कहलाती है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। और अब हम बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। इस केस में आपका नेट टॉर्क जो होता है वो जीरो होता है, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं भाई? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर किसी बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो हो तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। अगर बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। अगर एक साथ दोनों चीजें जीरो हैं तो बॉडी हर तरह से इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होता है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होता है, ठीक है। और यहां पर जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। एल का मतलब एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है भाई आपके पास? लीनियर मोमेंटम। एंड एल इज मोमेंटम। क्लियर है भाई? ये हो गई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात, ये हो गई रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात। अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों के लिए। इक्वेशंस बनाएंगे और हम सॉल्व करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। चलिए भाई, तो अब हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। If F net is equal to 0 on a body, then torque net may or may not be zero, but एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बहुत काम की बात है जो मैंने अभी आपको लिखी है। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो तो टॉर्क जो नेट आएगा वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक बात कंफर्म होगी कि वो किसी भी एक्सिस के अबाउट सेम वैल्यू देगा। अगर वो जीरो है किसी भी एक्सिस के अबाउट तो हर एक्सिस के अबाउट जीरो आएगा,
और किसी एक्सिस के अबाउट उसकी वैल्यू आ गई तो सभी एक्सिस के अबाउट उसकी वैल्यू आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है तो उस केस में उस बॉडी पे टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जितनी भी एक्सिस आप देख लो या लगा लो, उस बॉडी के लिए कितनी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग ले लो, सभी एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए उस बॉडी का नेट टॉर्क हमेशा सेम आएगा, ये कंफर्म्ड है। चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे देखा जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये रॉड है, यहां पर आपने लगा दिया 2F फोर्स और यहां पर लगा दिया मान लीजिए आपने F फोर्स। भाई इधर 2F फोर्स लगाया, इधर F फोर्स लगाया, तो F नेट क्या है यहां पर? अच्छा F नेट हमने 0 लिया हुआ है अभी, ये एग्जांपल नहीं, ये अगला एग्जांपल रहेगा। जरा इस तरह से देखिए बॉडी को, ये रॉड है, इधर फोर्स F हो गया, इधर भी फोर्स F हो गया, ठीक है। तो F नेट क्या आ जाएगा? 0। एंड यहां से हम एक्सिस ले लें, इस जगह से एक एक्सिस इस तरह से ले लें, अंदर बाहर, ठीक है, या इस तरह से एक एक्सिस ले लें कोई सी भी, या ऐसे पास कर लें एक एक्सिस, ठीक है, रॉड के थ्रू। टॉर्क नेट 0 आ गया। भाई टॉर्क नेट क्या आ गया? 0। तो कोई भी एक्सिस खींच लो आप, किसी के भी अबाउट ये जो बॉडी है ये रोटेट नहीं कर सकती, क्योंकि किसी एक एक्सिस के अबाउट 0 आ गया, बाकी सभी एक्सिस के अबाउट 0 ही आएगा, ये कंफर्म्ड है, ठीक है। इसका प्रूफ भी करेंगे अभी हम। तो F नेट 0 है यहां पर और टॉर्क नेट भी 0 पहले केस में, ठीक है। दूसरा केस देखिए इसी का, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो क्रॉस बना रखा है मैंने। क्रॉस का मतलब इस तरह से आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से जेड एक्सिस पर, इसमें एक पिन लगा दी और उसके बॉडी से घुमाने की कोशिश की, तो अगर हम ऐसे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी घूमेगी ना चलेगी। देखो ये पेन है आपके पास, इसको ऐसे पकड़े खींचूं इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये ना चलेगा ना घूमेगा, तो टॉर्क नेट भी 0 हो गया, नेट फोर्स भी 0 हो गया। लेकिन इस वाले केस में अगर इस पेन पर एक फोर्स ऊपर लगाया जाए और एक फोर्स नीचे, दी घूमना शुरू कर देगा इस तरह से, देखिए घूम रहा है, इसको नीचे दबाए और इसको ऊपर दबाए तो ऐसे घूमेगा। अभी ये इस तरह से घूमना शुरू कर देगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे टॉर्क 0 नहीं है, सिर्फ F नेट 0 है, ठीक है। ये लिखा हुआ है F नेट 0 है पहले वाले केस में, F नेट 0 है दूसरे वाले केस में भी। एक केस में टॉर्क 0 आया और एक केस में नहीं आया, इसीलिए मैंने लिखा है नेट टॉर्क जो है वो 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि अगर किसी एक एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क निकालते हो तो हर एक्सिस के अबाउट टॉर्क की वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी किसी एक एक्सिस के अबाउट आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ये 100% सही बात है, ठीक है भाई। ये जो नोट मैंने लिखा था ये आपके सामने है। अब इस बात को प्रूव कर लेते हैं कि सभी एक्सिस के अबाउट जो आपका टॉर्क आएगा वो सेम आएगा, इस बात को भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये रॉड है, एक फोर्स आपने यहां पे F लगा दिया, एक फोर्स आपने यहां पे F लगा दिया, ठीक है। दो अलग अलग एक्सिस ले लेते हैं। एक बार हम इसको इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे कर लेते हैं, तो L/2 इधर से और L/2 इधर से दूरी है, यह आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक और इसी का केस ले लेते हैं, बिल्कुल यही बॉडी, सब कुछ यही, बस एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर लेते हैं भाई। बॉडी के अंदर बाहर कहीं भी आप एक्सिस ले सकते हो। इस बार हम एक्सिस लेते हैं ऊपर यहां पे इस जगह, इधर से ये दूरी मान लेते हैं L1 और ये दूरी मान लेते हैं L2, यहां तक की। ये हो गई आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस क्रॉस ऐसे करके जो बनाते हैं इसका मतलब होता है इनवर्ड्स,
नॉर्मली इनवर्स यानी परपेंडिकुलरली इनवर्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है जब क्रॉस बनाता हो तुम्हें। ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस केस में। अब देखते हैं क्या दोनों केस में ये अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दोनों केस में सेम आता है कि नहीं टॉर्क, जो मैंने कहा था। ये भी करके देखते हैं आइए। पर ये होगा तभी जब नेट फोर्स जीरो हो। ये नहीं कि ये फोर्स F1 और ये फोर्स F2 है तब नहीं कर सकते आप, दोनों F बराबर होंगे, नेट फोर्स जीरो का, तभी ऐसा करना जो बता रहा हूं मैं। यहां पर अगर हम टॉर्क निकालते हैं, है ना, नेट टॉर्क देखा जाए, टॉर्क नेट, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर इस फोर्स का टॉर्क देखा जाए, पहले ऊपर वाले फोर्स का, ठीक है, इस वाले फोर्स का, इसका नाम रख लेते हैं F1 और इसकी वैल्यू भी F है। इसका नाम रख लेते हैं भैया F2 और इसकी वैल्यू भी F है। इस तरह से दोनों की वैल्यू सेम है। तो एक तो देखो भाई, मैंने टॉर्क निकालना आपको सिखाया था किसी एक्सिस से जो आपकी फोर्स की एक्शन लाइन है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो L/2 दे रखी है। अगर डिस्टेंस देखी जाए यहां से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखें एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेफरेंस में, तो L/2 दूरी पर है और वो भी परपेंडिकुलरली, तो इसका टॉर्क आ जाएगा सीधे F1 मल्टीप्लाई L/2। और जो इसका टॉर्क आएगा वो किस तरफ आएगा, देखिए बॉडी किस तरफ घूमने की कोशिश करेगी। अगर हम देखें यहां से, तो आपका जो R वेक्टर है, ये पॉइंट है आपके पास, यहां पर फोर्स काम कर रहा है, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, ये हो गया F वेक्टर। तो मैंने कहा था दोनों के टेल को पहले R वेक्टर को आगे शिफ्ट कर लो, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इनवर्ड डायरेक्शन आती है। या फिर आप इस रूल से भी कर सकते हो, कौन से रूल से, राइट हैंड रूल से, कि भैया जो R वेक्टर है उसकी तरफ आप उंगलियां कर दो राइट हैंड की, इस तरह से, और अंगूठा ऐसे कर लो 90 डिग्री पे, और उसके बाद F वेक्टर की तरफ मोड़ दो, R से F की तरफ मोड़ देते हैं इस तरह से, R से F की तरफ, या और F की तरफ मोड़ दी, तो अंदर इधर डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये इनवर्ड है। और दूसरा वाला देखा जाए भाई, दूसरा वाला अगर टॉप देखें तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये फोर्स आपका इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये आपका पोजीशन वेक्टर, ये फोर्स है। अगर पोजीशन वेक्टर को आगे शिफ्ट कर लूं तो हम एंटी क्लॉक, यह भी क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं, यानी ये वाला टॉप भी क्या आएगा, इनवर्स आएगा। देखिए इस तरह से आएगा, आर वेक्टर नीचे की तरफ, फोर्स की तरफ उंगलियां मोड़ते तो अंदर इधर डायरेक्शन दिखा रहा है, तो F1 इंटू L/2 और ये आ जाएगा F2 इंटू L/2, है ना। F1 F2 दोनों की वैल्यू बराबर है, F इंटू L/2 प्लस F इंटू L/2। ये दोनों टॉर्क जुड़ क्यों गए, दोनों टॉर्क इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां से टॉर्क नेट कितना आ गया आपका, F इंटू L आ गया। अरे क्या आ गया भाई, F इंटू L। क्लियर है, इस पूरी रॉड की जो लेंथ है वो L है। अच्छा, इस रॉड की लेंथ भी L ही रहेगी, वही रॉड है सेम, बस मैंने क्या चेंज किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज किया है, लेंथ तो अभी भी F ही रहेगी। यहां पर अगर टॉप नेट देखा जाए तो यहां पर क्या आएगा, देखिए F1 इंटू डिस्टेंस उसकी परपेंडिकुलर L1 है, F2 और डिस्टेंस क्या भैया L2, और दोनों ही बॉडी को किस तरफ घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। टॉर्क अंदर की तरफ काम करेगा, जब फोर्स क्लॉकवाइज घुमाए तो अंदर की तरफ काम करता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो बाहर की तरफ काम करता है। इस तरह से आप याद कर लो सिंपली। F1 F2 दोनों की वैल्यू F है, तो F कॉमन लेने पर आ जाएगा L1 प्लस L2, F1 भी F है, F2 भी F है। यहां से भी आपका टॉर्क नेट F इंटू L आया, वहां से भी टॉर्क नेट F इंटू L आया, एक्सिस मैंने बदल दी फिर भी आंसर सेम आया। कब आया, जब नेट फोर्स आपका जीरो हो। तो किसी बॉडी पर अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो उस केस में टॉर्क जीरो भी आ सकता है, जीरो नहीं भी आ सकता है, लेकिन एक बात कंफर्म है, अगर जीरो आएगा तो सभी एक्सिस के अबाउट जीरो आएगा, और अगर किसी एक्सिस के अबाउट आंसर आ रहा है तो सभी एक्सिस के अबाउट वही आंसर आएगा। ये बात क्लियर है, तो ये नोट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए भाई, तो भी बात,
हो सकता है बॉडी पे टॉर्क नेट जीरो हो लेकिन फोर्स नेट जीरो हो भी सकता है और नहीं हो सकता। अगर किसी बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं कि नेट फोर्स भी जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब हो सकता है तो एग्जांपल देखो आप, ये एक बॉडी है, अगर मैं इस पे लगाता हूं एक फोर्स 2F और एक फोर्स मैंने लगा दिया F। अब इस बॉडी पर अगर हम देखें यहां से एक एक्सिस पास कर दें तो टॉर्क नेट तो जीरो आएगा। क्यों? दोनों ही फोर्स इसी एक्सिस से पास हो रहे हैं। अगर दोनों फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाएं, जो फोर्स की डायरेक्शन है यानी फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है जिस पे फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स रोटेशन वाली एक्सिस से पास हो रही होती है तो नेट टॉर्क जीरो आता है। इस फोर्स से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी ही नहीं। तो कोई भी फोर्स अगर पीछे बढ़ाने पर या आगे बढ़ाने पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाए तो उसका टॉर्क जीरो आता है। नेट टॉर्क तो जीरो है पर यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं है। ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन जो मैंने ले रखी है। अगर यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन देखें तो यहां से फिर टॉर्क नेट जीरो है। क्यों? क्योंकि भैया दोनों फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे हैं। ये आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो रेड कलर की बना दी मैंने, इसके अबाउट फिक्स्ड। तो अगर मैं पेन को यहां से पकड़ लूं फिर एक फोर्स ऊपर लगा दूं एक फोर्स नीचे तो चलेगा नहीं, ये पेन न घूमेगा ना चलेगा। लेकिन एफ नेट इस बार क्या है? जीरो है। तो टॉर्क नेट के जीरो होने पे एफ नेट जीरो हो भी सकता है, एफ नेट जीरो नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। तो यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो नहीं हुआ, तो वही मैंने ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर हो गई भाई बात? चलिए, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मान लीजिए रिजिड सपोर्ट है, यहां से एक स्ट्रिंग तो ये है और एक और स्ट्रिंग है आपके पास ये, ठीक है। ये एक रॉड है जो स्ट्रिंग से बंधी हुई है, दो स्ट्रिंग से एक रॉड बंधी हुई है। जो रॉड है उसका मास आपको दे रखा है 10 kg एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 4 मीटर। ये मिड पॉइंट है, ठीक है। इधर से 1 मीटर की डिस्टेंस पर ये स्ट्रिंग बंधी हुई है, इधर से ये वाली स्ट्रिंग भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर है एंड से, इस तरह से है पूरा। अब आपको बताना है क्वेश्चन क्या है, सुन ले पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशंस इन स्ट्रिंग्स, चलिए भाई टेंशन पता करते हैं स्ट्रिंग में क्या आने वाली है, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस वैल्यू को भी अलग कर लेते हैं, 1 मीटर नहीं रखते, ठीक है। इसे कहीं और कर लेते हैं, 2 मीटर कर लेते हैं, तो टेंशन अलग आ जाएगी एग्जैक्टली। वरना सेम टेंशन आ जाएगी। ये है क्वेश्चन आपका। इस एंड से 2 मीटर की दूरी पर एक स्ट्रिंग, इधर से 1 मीटर की दूरी पर एक स्ट्रिंग, ये पूरी रॉड है, मास 10 kg, L 4 kg और स्ट्रिंग्स आपकी मासलेस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशंस इन स्ट्रिंग्स, आपको ये बताना है। चलिए भाई सॉल्यूशन देख लेते हैं। बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। चलिए भाई सॉल्यूशन में क्या आएगा देखो आप ध्यान से। यहां पर क्या होगा, अगर हम इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 मान लें, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 मान लें, जो वेट होता है वो तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे काम करेगा, mg, ठीक है, mg। क्लियर है भाई? इस तरह से हो गया आपके पास।
ये भी लिख दिया क्वेश्चन में, रॉड आपकी इक्विलिब्रियम में है तब आपको टेंशन पता करनी है दोनों ही स्ट्रिंग्स पर। अब चूंकि रॉड इक्विलिब्रियम में है, रॉड किसमें है भाई, रॉड आपकी इक्विलिब्रियम में है। रॉड इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट फोर्स रॉड पे 0 होना चाहिए। अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है, दोनों तरह की, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल, ना तो घूम रही है ना चल रही है, तो इस केस में नेट फोर्स 0 कर लेते हैं पहले। ठीक है भाई, m क्या है 10, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू आ गया 100, इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब चूंकि रॉड आपकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो अगर रॉड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है तो किसी भी एक्सिस, चूंकि नेट फोर्स 0 है भाई, नेट फोर्स 0 हो गया ना, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में इसका मतलब नेट फोर्स 0 है, जो ऊपर वाले फोर्स है वो नीचे वाले फोर्स के बराबर हो गए। तो बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो किसी भी एक्सिस के अबाउट आप निकाल सकते हो क्या, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब नेट टॉर्क, वो भी 0 आना चाहिए। तो किसी भी एक्सिस पे जहां आपको आसान लगे आप वहां एक्सिस मान सकते हो। एक्सिस यहां पे मान सकते हैं, यहां पे मान सकते हैं, यहां पे मान सकते हैं, एंड्स पे भी मान सकते हैं। कहां पर मानना आसान रहेगा, क्योंकि मुझे टेंशन निकालनी है T1 T2, तो किसी एक टेंशन पर अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन मानता हूं तो वो टेंशन की टॉर्क तो अपने आप 0 हो जाएगी, इसका ही टॉर्क आएगा, सीधे इसकी वैल्यू निकल आएगी डायरेक्ट। अगर यहां पर मानते हैं तब भी आंसर आ जाएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहां मान लेते हैं इस जगह। ये क्या है भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस तरह मान लो, इसके अबाउट, इस पॉइंट का नाम लेते हैं P। As body is in rotational equilibrium, जो बॉडी है आपकी वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, hence net torque about axis of rotation passing through point P। चलिए देखते हैं नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे। तो इस पॉइंट के अबाउट देखा जाए, अगर इस पॉइंट के अबाउट देखें तो एक तो टेंशन जो इसी पॉइंट से पास हो रही है उसका टॉर्क तो हो जाएगा 0, T1 का टॉर्क क्या हो जाएगा 0। अब बात कर लेते हैं T2 के टॉर्क की। तो अगर T2 की डिस्टेंस देखी जाए, पूरी रॉड आपकी 4 मीटर की है, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, ठीक है। तो 4 मीटर नहीं, आपको लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जिस तरह का क्वेश्चन सेट कर दिया है लेंथ आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। आप ये मान लो आपकी जो लेंथ है रॉड की वो 6 मीटर है, लेंथ को भाई 6 मीटर कर लो, क्योंकि 4 मीटर पे 2 मीटर पे बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगी स्ट्रिंग, तो 6 मीटर कर लेते हैं। लेंथ को बढ़ाकर हमने 6 मीटर कर लिया। इधर से देखा जाए 3 मीटर, ये पूरा देखा जाए तो 3 मीटर, ये आपकी बचेगी 2 मीटर, बचेगी 1 मीटर। तो जो T1 फोर्स है, सॉरी T2 जो फोर्स है उसकी इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है, 2 + 1 3 आ रही है भाई, 2 + 1 कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो T2 × 3 डिस्टेंस हो गई। T2 फोर्स ऊपर काम कर रहा है और 3 उसकी डिस्टेंस है कि नहीं। तो अगर इस टॉर्क को देखें तो टॉर्क किधर घुमा रहा है, जो T2 फोर्स है वो किस तरफ घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बॉडी को घुमाने की कोशिश करेगा। अगर यहां से बॉडी को पकड़ लूं और ऐसे फोर्स लगाऊं तो बॉडी कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क किस तरफ आएगा, बाहर की ओर। भाई टॉर्क किस तरफ आएगा, बाहर की ओर। ये टॉर्क आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो प्लस में लिख दिया मैंने। आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं,
इनवर्ड डायरेक्शन को मान लेते हैं नेगेटिव, ठीक है, आउटवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन। अब देखते हैं mg का टॉर्क। mg की डिस्टेंस सीधे 2 मीटर है। mg है कितना 100 मल्टीप्लाई 2, अरे 100 मल्टीप्लाई 2। अब देखते हैं डायरेक्शन। चूंकि अगर यहां से बॉडी को फिक्स करूं इस पॉइंट से ऐसे, ये एक्सिस है मान लीजिए, तो अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं तो बॉडी कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी। और बॉडी जब क्लॉकवाइज घूमती है तो एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, अंदर की तरफ, जिसको मैंने नेगेटिव मान रखा है। ये आर और फोर्स की तरफ घुमा दो उंगलियां, तो अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। राइट हैंड से भी कर सकते हो आप इस चीज को। ये आ जाएगा आपका माइनस का, ठीक। दो ही टॉर्क है, साइन भी लेना पड़ता है। अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है टॉर्क तो अंदर, अगर क्लॉकवाइज घुमाता है फोर्स किसी बॉडी को तो टॉर्क अंदर की तरफ आएगा। अगर कोई फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है बॉडी को तो बाहर की तरफ टॉर्क आता है। और T1 का तो 0 हो चुका है, उसकी डिस्टेंस ही 0 है तो 0। तो यहां से आपका सीधे T2 निकल आएगा। T2 कितना आ जाएगा भाई 200 डिवाइडेड बाई 3। T2 की वैल्यू आ गई। फ्रॉम फर्स्ट T1 भी निकल आएगा। माइनस 200/3, 100/3 आ गया आंसर। तो T1 की वैल्यू आ गई 100/3, T2 की वैल्यू आ गई 200/3। अरे क्लियर है बात। तो भाई ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप ध्यान से देखें। अब की बात थोड़ा टफ कर लेते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है ट्रायंगल की, और इस ट्रायंगल का जो मास है वो कैपिटल M है। मास क्या है भाई, कैपिटल M है इसका। क्लियर। एक स्ट्रिंग यहां पर बंधी हुई है और एक स्ट्रिंग यहां पर बंधी हुई है। इसमें ये सारी वैल्यूज कर लेते हैं, ज्यादा आपका आसान हो जाएगा काम। मान लीजिए आपको दे रखी है 4 मीटर, ये भी 4 मीटर है। मास जो दे रखा है मान लीजिए आपको 10 kg दे रखा है। ये पूरा आपका ट्रायंगल है, सॉलिड ट्रायंगल, और ये स्ट्रिंग्स हैं। ये आपकी बॉडी है, ट्रायंगुलर बॉडी। दो साइड इसकी इक्वल है और राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहां पे। Find tensions in strings if body is in equilibrium। ये आ गया भाई क्वेश्चन आपके पास, बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में। क्लियर है भाई। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये बिल्कुल एंड्स पे है, इस बार जो स्ट्रिंग्स है बिल्कुल एंड्स पे बंधी हुई हैं। अच्छा, जो मास होता है बॉडी का सारा, वो कहां पर वर्क करता है, सेंटर ऑफ मास पे करता है। जो बॉडी का मास है वो आपका सेंटर ऑफ मास पे वर्क करता है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा अपने को। सेंटर ऑफ मास कहां आता है, जहां आपकी मीडियंस कट करती हैं। मीडियंस कहां कट करेंगे, अगर मैं यहां से एक सीधी लाइन लेके आऊं मीडियन, तो राइट एंगल भी होगी क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। अगर दो साइड बराबर है तो यहां से जो हम मीडियन डालते हैं वो 90 डिग्री पे भी पड़ती है नीचे की तरफ। तो यहां पर कहीं आपका सेंटर ऑफ मास होगा कितनी
यहां mg काम करेगा, यहां आपका mg काम करेगा, ठीक है भाई। क्यों? इस जगह पे। अच्छा ये डिस्टेंस कैसे निकाली जाए भाई? डिस्टेंस कैसे निकाली जाए? ये डिस्टेंस नाम रख लेते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। तो अगर हम देखें बी डी, ये 90 डिग्री तो हो ही गया। ये आपके पास ए है, यहां जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 45 डिग्री, यहां जो एंगल बनेगा वो भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि पूरा 90 था आपके पास, था कि नहीं था? तो अगर ट्रायंगल देखो आप ए बी डी ध्यान से, ये डी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, यहां आपके पास 45 है, ये दे रखी है ए इज इक्वल टू 4, तो बी डी कितनी आ जाएगी? बेस और ये हाइपोटेनस, तो 4 मल्टीप्लाई कॉस 45, बीडी क्या आ जाएगी 4/√2। 4/√2 का मतलब हो गया 2√2। अरे क्या मतलब हो गया भाई? 2√2। तो ये बीडी हो गई 2√2, है ना। और हम जानते हैं जो सेंट्रोइड होता है, सेंटर ऑफ मास है आपका, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास यानी सेंट्रोइड जो होता है, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड पे होता है। सेंट्रोइड कहां होता है? मीडियन जो होता है सेंट्रोइड उसको 3 हिस्सों में बांटता है, ऊपर 2 हिस्से होते हैं, नीचे 3 हिस्सा होता है। तो अगर हम देखें बीई, ये तो 9th में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में पढ़ाया जाता है कि मीडियन को जो सेंट्रोइड है यानी सेंटर है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, ऊपर 2 हिस्से होते हैं, नीचे एक। तो ये 2/3 है और ये 1/3 है, 2/3 ऑफ बीडी। तो 4√2/3 हो जाएगी ये बीई भाई। बीडी हो गई 2√2 और बी हो गई 2/3 इंटू बीडी, तो 4√2 अपॉन में 3, ये आ गया आपके पास बीई। क्या आ गया? बीई। चलिए यहां पर टेंशन मान लेते हैं T1, यहां पर टेंशन मान लेते हैं T2। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। तो अब आप ध्यान से देखो सॉल्यूशन क्या करना है। एज बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बॉडी जो है आपकी वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है भाई। जो बॉडी है आपकी वो किस में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो उस केस में आपका जो T1 प्लस T2 आएगा ये इज इक्वल टू आ जाएगा mg के। तो फिर से T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा भैया? 100। इक्वेशन नंबर फर्स्ट m10 दे रखा है ना मैंने। अब हम बात कर लेते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। किसकी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। आपकी जो बॉडी है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है साथ के साथ। तो अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो हम किसी भी पॉइंट ए बी ई किसी के भी आउट अगर हम टॉप निकालते हो जीरो आएगा, क्योंकि एफ नेट जीरो है ना। एफ नेट जीरो है तो किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाले टॉप जीरो आ जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में भी है रोटेशनल। तो जहां मना है वहां पर आप एक्सिस चुन सकते हो। तो क्या फायदा, अगर यहां पर चुनूंगा तो mg का टॉर्क जीरो हो जाएगा, यहां पर T1 का और यहां पर T2 का। अब हमें T1 T2 वेरिएबल है तो किसी एक पे आप मान लो एक्सिस, इस पे मानोगे तो केवल T2 बचेगा, T1 गायब हो जाएगा। टॉर्क में T2 की वैल्यू सीधे निकल आएगी। तो मान लेते हैं अबाउट पॉइंट P। टॉर्क अबाउट पॉइंट P। चलिए पॉइंट P की बात कर लेते हैं। पॉइंट P के अबाउट देखते हैं। तो पॉइंट B के अबाउट देखा जाए
एक फोर्स तो T1 था जिसका टॉर्क 0 हो जाएगा। अब एक फोर्स T2 है जो सीधे 4 की डिस्टेंस पे है परपेंडिकुलरली पॉइंट बी से। T2 ऊपर काम कर रहा है, फोर्स तो ऐसे काम कर रहा है, डिस्टेंस 4 है, 90 डिग्री का बना रही है। तो एक तो आएगा आपके पास T2 मल्टीप्लाई 4 सीधे, अरे T2 मल्टीप्लाई 4 सीधे डायरेक्ट, T2 मल्टीप्लाई 4 हो गया। अब T2 मल्टीप्लाई 4 हो गया अगर आपके पास, और डायरेक्शन देखी जाए तो अगर हम डायरेक्शन देखें इस पॉइंट के अबाउट फोर्स ऐसे काम कर रहा है, अगर मैं इस बॉडी को इस पॉइंट पे ऐसे पकड़ लूं और ऐसे फोर्स लगाऊं तो बॉडी कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगी, है ना। देखो ऐसे, ये हो गया आर, T2 की तरफ घुमा दो आर को, उंगली अंदर की तरफ, सॉरी जो थंब है वो अंदर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, तो टॉर्क इनवर्ड डायरेक्शन में है, और इनवर्ड को हम लिखते हैं माइनस में। आउटवर्ड टॉर्क होगा तो उसको पॉजिटिव लिख देंगे। T2 का टॉर्क इनवर्ड है इसलिए माइनस लगा दिया। अब बात कर लेते हैं mg की। पॉइंट बी के अबाउट अगर बी से फिक्स कर लो, mg देखो तो कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा बॉडी को, ऐसे घुमाएगा ना, यहां से बॉडी को पकड़ लो और ऐसे दबाओ नीचे की तरफ तो बॉडी ऐसे घूमने की कोशिश करेगी, तो एंटी क्लॉकवाइज पे टॉर्क आता है बाहर की ओर, इस तरह से। अच्छा, अब इसकी जो पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, अगर mg को देखें तो पॉइंट बी से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हो। अब mg को आगे की ओर बढ़ा दो इस तरह से, ये डिस्टेंस आएगी परपेंडिकुलर, है ना भाई। फोर्स की लाइन तो mg ऐसे है, तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका नाम रख लेते हैं m पॉइंट का। तो आपको bm निकालनी है, ये पॉइंट आपका e था। राइट एंगल ट्रायंगल देखो आप ध्यान से, इसका नाम E, इसका नाम M और इसका नाम B। ये 45 है, अरे कितना है भाई, 45 है। तो अगर ये 45 डिग्री है और ये आपकी आ चुकी है 4√2 इंटू 2/3, तो Bm हो गया आपके पास cos, Bm हो गया आपके पास बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो जो Bm आएगा वो आ जाएगा आपका 4 इंटू 2/3 इंटू cos 45, cos 45 आ जाएगा 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा तो 4/3 आ जाएगा। Bm आ गई 4/3, तो 4/3 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mg इंटू 4/3 प्लस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बॉडी को घुमा रहा है ये mg पॉइंट बी के अबाउट, इज इक्वल टू 0। दो ही तो टॉर्क है, टॉर्क का मतलब फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 4t2 mg आपका 100 था, 4 से 4 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा सीधे 100/3। अरे T2 कितना आ गया भाई, 100/3, ठीक। Hence फ्रॉम फर्स्ट T1 कितना आ जाएगा, 200/3, ये लो हो गया। आगे आंसर्स T1 T2 के क्लियर है कि नहीं, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं एक आध इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, स्मूथ बॉल नीचे रफ सरफेस है, यहां पर आपके पास एक रॉड रखी हुई है इस तरह से, ये एक रॉड रखी हुई है, ठीक है। इस रॉड का जो मास है
10 kg है और जो लेंथ है वो 4 मीटर है। लेंथ क्या आपके पास 4 मीटर है। अरे क्लियर है भाई, लेंथ 4 मीटर है, ठीक है। आपको बताना है आपको बताना है जो वॉल यानी दीवार जो रॉड पे फोर्स लगा रही है और जो ग्राउंड रॉड पे फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। अगर रॉड आपकी इक्विलिब्रियम में है तो वॉल जो है स्मूथ है, किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं लगाती वॉल। हाँ, ग्राउंड पे फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, ठीक है भाई। तो एक तो जो इसका वजन काम करेगा वो इसके मिड पॉइंट पे काम करेगा, तो हमें पता ही है वजन ऐसे काम करेगा mg, भाई ऐसे तो काम करेगा, ठीक है। यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी ऐसे 90 बनाते हुए n, भाई इस तरह से है ना रॉड, ये जो सरफेस देखो दोनों टच कर रही हैं, ऐसे टच कर रही हैं दोनों सरफेस पे 90 बनाते हुए। अब अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो 90 बनाते हुए तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी जिसका नाम रख देंगे n2, और एक फ्रिक्शन फोर्स भी तो आएगा। अगर ये रॉड ऐसे इस तरह से गिरना शुरू करे तो पीछे तरफ जाने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन आएगा आपका इस तरफ, जिसको स्मॉल f मान लिया। तो ग्राउंड एक तो फ्रिक्शन लगा रहा है और एक n2 लगा रहा है रोड के ऊपर, और जो वॉल है वो n1 लगा रही है रोड के ऊपर। तो आपको n1 n2 और f की वैल्यू पता करनी है, n1 n2 और f की वैल्यू आपको पता करनी है। अरे क्लियर है भाई बात? चलिए देखते हैं तो किस तरह से करेंगे सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन का, चलिए भाई। तब हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि बॉडी ना तो घूम रही है ना चल रही है, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस किया जाए तो n1 जो है आपका वो मस्ट बी इक्वल टू f, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x करूं दोनों फोर्स से दोनों बराबर होने चाहिए, नेट फोर्स 0 आएगा तभी तो। अलोंग y एक्सिस कर लेते हैं, y एक्सिस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं n2 और mg, n2 मस्ट बी इक्वल टू mg आ जाएगा। अब आप बचते हैं टॉर्क की बात। तो टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो, यहां पर एक पॉइंट मान सकते हो, यहां पर एक पॉइंट मान सकते हो। यहां पर मानना बहुत आसान रहेगा, पॉइंट ए आप इस जगह मान लो, क्योंकि यहां पर दो फोर्स का टॉर्क सीधे 0 हो जाएगा, बचेंगे दो फोर्स तो आसान रहेगा इक्वेशन बनाना। अब यहां भी मान सकते हो पॉइंट, यहां भी मान सकते हो, सबसे आसान काम रहेगा इस पॉइंट पर मानकर करना, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, आंसर हालांकि वही आने वाले हैं हर एक से। नाउ फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए करा जाए, ठीक है भाई, तो उस केस में अबाउट पॉइंट ई नेट टॉर्क तो 0 ही आना है, इधर तो 0 लिख दो आप सीधे सीधे। पॉइंट ए से अगर एफ का टॉर्क देखें तो उसी पॉइंट से गुजरा 0, जो फोर्स आपका पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से गुजर जाए, या जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकल रहे हैं उस पॉइंट से गुजर जाए, तो उस फोर्स का टॉर्क 0 होता है। एफ का टॉर्क 0, n2 का टॉर्क 0। अब बचा आपका mg। अगर mg को ध्यान से देखा जाए, ठीक है भाई, हाँ यहां पर आपको एंगल भी दिए थे, मैं एंगल देना भूल गया हूं, ये एंगल आपको दे रखा था
37 डिग्री। एंगल भी नोट कर ले, ये एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री। एंगल क्या दे रखा है भाई? 37 डिग्री। तो अगर देखें फोर्स की एक्शन ऑफ लाइन, तो इसका नाम रख लेते हैं एम, इस पॉइंट का नाम जहां पे कट कर रहा है। तो एम आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एमजी के लिए, तो फोर्स हो गया एमजी और पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई एम, एमजी इंटू एम। अब अगर इस पॉइंट से देखूं तो बॉडी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगी, तो ये अंदर की तरफ आ रहा है, इसलिए माइनस लगा दो, इनवर्ट डायरेक्शन में नेगेटिव। आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव। अब बचा ये जो फोर्स है आपका N1, जो फोर्स है आपका N1, तो अगर N1 से देखूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम N1 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए, आपका मास तो 10 kg है, ये लेंथ आपकी 4 मीटर है, तो अभी काम आएगी, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है भाई। अगर N1 को मैं आगे की तरफ बढ़ा लूं ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस आएगी इतनी, ये इसका नाम रख लेते हैं n, भाई इसका नाम क्या रख लेते हैं n। ये अगर 37 डिग्री है तो ये भी आपका 37 डिग्री आने वाला है। ये पूरी 4 मीटर थी जो लेंथ थी, तो अगर हम देखें इसका N1 का, तो N1 तो फोर्स हो गया और उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है n, नहीं कुछ और मान लेते हैं, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, वो AP है। फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है, ये आ गया प्लस में। क्यों? अगर इस पॉइंट के अबाउट हम धक्का ऐसे मारेंगे तो बॉडी कैसे घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो टॉर्क बाहर की तरफ आता है। इसका टॉर्क 0 और इसका टॉर्क 0 भी किसी पॉइंट से गुजर रहे हैं। इतनी बात होगी। अब आप देखें ध्यान से, अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, AM की, तो AM निकलेगा आपका ऐसे, ये आपके पास L/2 और L/2 आपकी 2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि L आपका 4 मीटर था, ये आपकी 2 मीटर है लेंथ। यहां पर एंगल बनेगा 53 डिग्री, ये है आपके पास A, ये है आपके पास M, और यहां से AM निकालेंगे तो 2 इंटू cos 53, और cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, 2 इंटू cos 53 AM आ जाएगा। अब ऐसी बात कर लेते हैं बड़े ट्रायंगल में AP की, तो ट्रायंगल अगर हम बड़ा सा देखें इस जगह पे, ये आपकी 4 मीटर है, इसका नाम A और इसका नाम P। यहां पर एंगल आपके पास 37 डिग्री बन रहा है, तो AP क्या आ जाएगी? 4 इंटू 4/5, 4 इंटू 4/5, ये आ गई AP। तो AP की वैल्यू पुट कर देंगे और AM की वैल्यू, mg आपका 100 है, mg क्या है भाई? 100। AM कितना है? 2 इंटू 3/5, 6/5 प्लस N1 तो हमें निकालना है, AP कितना है? 16/5 इज इक्वल टू 0। नेट टॉर्क तो 0 ही है, 120 इधर आ जाएगा। यहां से N1 आ जाएगा आपके पास 120 मल्टीप्लाई 5/16, फोर से डिवाइड कर लेंगे, तो 150/4 आ गया आपके पास, ये 75/2 आ गया। 75/2 आपका N1 आ गया। फ्रिक्शन में आपका 75/2 आ जाएगा। फ्रिक्शन क्या आ जाएगा भैया? 75/2। एंड N2 जो है वो mg के बराबर है, सीधे 100 आ जाएगा। अरे N2 mg के बराबर है ना, और mg तो सीधे 100 है ना,
100 न्यूटन। ये भी न्यूटन और ये भी न्यूटन। ग्राउंड के द्वारा लगाया गया जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, चूंकि F और N1 जो है आपके वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, F और N1 नहीं, F और N2। Hence net force exerted by ground on rod, F net आ जाएगा आपके पास रूट N2 स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। N2 आपके पास 100 है, 75/2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो F नेट हो जाएगा ग्राउंड के द्वारा। एंड फोर्स exerted by wall on rod, F net बराबर आ गया सीधे N1 है वो तो N1 आपका 75, हाँ N1 75/2 आ रहा है। N1 क्या आ रहा है 75/2। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है भाई। तो ऐसे जो क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, इनको हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो भाई ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको समझा दी। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। तो बाकी जो न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पर बचेंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। आज की जो बात थी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।